बहुत सारे लोगों का जो प्रश्न होता है वो प्रश्न करते हैं कि ज़मीन का टुकड़ा है और ये ज़मीन का जो रसीद है और ये ज़मीन का जमाबंदी है, अब ये दोनों को रद्द हम जो है कैंसिल जो है कहाँ करवा सकते हैं। बहुत लोग ये पूछते हैं कि हम इसको एडीएम कोर्ट से जो है इसको कैंसिल करवा सकते हैं, रद्द करवा सकते हैं। तो देखें, आप इस बात को समझ लें, इसको जो जिला के कलेक्टर हैं वो इसको रद्द कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन इसमें इसको कैसे करते हैं, इसका क्या प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा, जो कि आप इसको ज़मीन, किसी का भी ज़मीन का रसीद है जो गलत तरीके से कटा है, जमाबंदी गलत तरीके से तैयार किया गया है, आप उसको रद्द करवा सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं। तो ये आपको समझना होगा, प्रोसेस को समझना होगा, क्या प्रक्रिया है। देखें, ये समस्या उत्पन्न होने का मुख्य कारण जो है बहुत सारा है। एक तो होता है कि ज़मीन का कागजात उस व्यक्ति के पास नहीं है, वो ज़मीन का रसीद कटा लिया। दूसरा कारण होता है, एक तो हो गया कागजात नहीं है, इस रसीद कटने का जो कारण है कागजात नहीं है, तो अब इसको रद्द करवा ही सकता है और करेगा ही। दूसरा जो समस्या उत्पन्न होता है कि बिना एक तरह से आपसी सहमति के, बिना एक तरह से आप कह सकते हैं आपसी सहमति का बंटवारा, सहमति का बंटवारा, कोई भी आपसी सहमति नहीं हुआ और बिना आपसी सहमति का जो है आप कह सकते हैं ज़मीन का जो है बंटवारा कर लिया, रसीद कटा लिया। अब उस पर किसी प्रकार का कोई दावा है तो वो भी जो है आप चाहें एडीएम कोर्ट यानी जिला कलेक्टर के पास से रद्द करवा सकते हैं। ऐसा ही समस्या हुआ, ये कह रहे हैं ऐसा ही जो है केस मेरे पापा के साथ है। एक ज़मीन है जो मेरे पापा जो है अपने 2 भाई के साथ मिलकर खरीद किया, उसका मौखिक भाड़ा दिया और उसे देखभाल के लिए अपने छोटे भाई को दिया। मेरे पापा जो है नौकरी से बाहर रहते थे। कुछ साल पहले पता चला कि किराएदार ने छोटे भाई के साथ मिलकर अकेले ही किरायानामा बना लिया और कुछ साल बाद फर्जी रसीद पर ज़मीन विक्रय पत्र करवा लिया किराएदार ने, जिसका प्रूफ भी मेरे पास है। वो रसीद जमाबंदी को एडीएम सर के पास रद्द करा हो चुका है। क्या किराएदार और छोटे भाई पर कार्रवाई हो सकता है? देखें, यहाँ पर कार्रवाई के लिए सबसे पहले तो इनके ऊपर जो है कोर्ट में जाकर, इस तरह का जो कार्य करते हैं तो कोर्ट में जाकर जो है फर्जीवाड़ा, ये है ना, फर्जीवाड़ा का जो केस है वो आप फाइल करेंगे। अच्छा, ये क्यों करेंगे, फर्जीवाड़ा का केस क्यों फाइल करेंगे, इस बात को आप समझ लें। देखें, फर्जीवाड़ा का केस इसलिए फाइल करेंगे कि आखिर ये जो तैयार किया गया, मान लेते हैं जो कोर्ट में जो ये डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, ताकि मान लेते हैं जो गलत किया है, जो धोखा दिया है, उसको सजा हो सके। देखें, एक अगर मान लेते हैं आपने बोला कि जो विक्रय यहाँ पर पत्र है ना, अगर उस तरह का कोई भी कागजात को तैयार कर लिया गया, विक्रय पत्र को तैयार कर लिया गया, तो उस केस में क्या होगा कि जो सेल डीड है, विक्रय पत्र, पहले तो उसको भी आपको रद्द कराना पड़ेगा। ठीक है, आप जो है एक तरह से जो जमाबंदी है, रसीद है, उसको रद्द आपने करवा दिया, लेकिन विक्रय पत्र को भी कैंसिल करवाना बेहद जरूरी है ताकि दोबारा उस पर किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया जा सके। इसलिए देखें, इसके लिए मान लेते हैं कोई भी सेल डीड को अगर आप कैंसिल कराना चाहते हैं तो उसलिए आपके पास विकल्प है कि आप सिविल कोर्ट जो है जा सकते हैं और सिविल कोर्ट जाकर जो है सेल डीड को कैंसिल करा सकते हैं। अगला जो सवाल है, ऐसा ही सवाल अगर आप भी पूछना चाहते हैं तो आप कानून की का जो कमेंट बॉक्स है वहां पर जाएंगे और आपका जो भी सवाल है, जो भी समस्या है, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा किसी प्रकार से हम आपके कमेंट को लाएं और आपको एक तरह से सही दिशा जो है वो दिखा सके कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। यहाँ पर जो है कि राम भंजू की ज़मीन पर मेरा घर है और राम भंजू की कोई जानकारी बुजुर्गों से नहीं मिल रही है, लेकिन इसी जमीन को रमेश अपना खतियानी पैतृक संपत्ति बताकर पैसा मांग रहा है, जबकि रमेश के नाम से भी सीएस खतियान है। ऐसा कोई मामला यहाँ पर जो है निर्णित हो तो बताएं। तो इसमें जो है करने की ज़रूरत है कि ये देखें इसमें हो क्या रहा है कि खतियानी जो पैतृक संपत्ति बताकर जो है पैसा मांगा जा रहा है, ठीक है, जबकि रमेश के नाम से सीएस खतियान है। तो ऐसा जो कोई मामला जो है, तो देखिए इसमें होगा क्या, आप अगर यहाँ पर जो भी है भज्जू की जो ज़मीन पर अगर आपका घर है
तो कोई अन्य व्यक्ति जिसकी जमीन है, मान लेते हैं जिसके पास प्रॉपर कागजात होगा, कानूनी तौर पर मालिक वही कहलाएगा। और आपको जो भी पैसा देना है, नहीं देना है, उसी को दे सकते हैं, अन्यथा आपको किसी को नहीं देना चाहिए। अगर किसी को देते हैं तो समस्या उत्पन्न आपको हो सकता है। मतलब ये कह सकते हैं कोई आपके साथ जो है वो जालसाजी करने का प्रयास कर रहा है, कोई आपके साथ जो है वो धोखा करने का प्रयास कर रहा है। सवाल है कि मैंने एक जमीन जो है खरीदी, वह जमीन मेरे पूर्वज की खतियानी है, लेकिन मेरे पूर्वज की यहाँ पर 2 खतियान है, जिसमें से एक खतियान में 2 यहाँ पर है और एक में 3 जो है। तो इसमें क्या होगा कि एक यहाँ पर जो है, एक में 2 है, दूसरे में जो है 3 है। 2 में कुछ जमीन यहाँ पर 3 बालों का जो है वंशज है, बेच दिया है 1918 में। तो देखें यहाँ पर जो आपका के नाम जो भी है, खतियान में जो भी नाम की अगर बात है, नाम जो दर्ज होता है, 2 का नाम है, 3 का नाम है, आपने मेंशन किया है, तो किसी का भी नाम हो, 2 का नाम है तो उसमें वर्तमान में जो अधिकार होगा वो 2 का होगा। लेकिन जो 1918 का खतियान होगा उसमें अगर एक तरह से दोनों के पूर्वज, जो दोनों के पूर्वज या तीनों के पूर्वज एक ही होंगे, तो इसमें भी 2 का तो नाम है, लेकिन एक जो है उसका अधिकार होगा, एक का अधिकार कानूनी तौर पर होगा, मतलब कानूनी तौर पर उसका अधिकार होगा। तो इसलिए इस बात को स्पष्ट तरीके से समझ लें कि 2 का अगर मान लेते हैं नाम है किसी में, लेकिन उस जो जिसमें 3 का नाम है, लेकिन अगर 1918 में जो है वो सबके जो पूर्वज हैं वो एक हैं, तो सभी का अधिकार होगा। हाँ, जिसने बेचा 1918 में उसका हक कम होगा, उसका हिस्सा कम होगा, उसका अधिकार कम हो जाएगा। नमस्कार, जो है सारा यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि दुकान पर 3 भाई का हिस्सा है, दुकान दादी के नाम पर है। सबसे छोटे वाले भाई को लोन से पैसा दिया जा रहा है, बड़ा वाला भाई बहुत बेईमान है और 3 वाला भाई जो है, सेकंड वाला भाई ईमानदार है और एक तरह से भोला भला इंसान है। ऐसे में बीच वाला भाई क्या करें, आगे जो है चलकर कोई परेशानी ना हो। कानूनी तौर पर मेरा प्रश्न यह है कि आगे चलकर दुकान में अगर किराया भी लगाया तो कोई दिक्कत ना हो। देखें, हम आपको बता दें सबसे पहले कि दुकान पर जो है 3 भाई का हिस्सा अगर है, ठीक है, एक दुकान पर अगर 3 भाई का हिस्सा है, लेकिन दुकान वर्तमान में क्या है, दुकान दादी के नाम पर है, दादी के नाम पर है। अब यहाँ पर छोटे वाले को लोन से जो पैसा दिया जा रहा है वो दुकान पर ही लोन हो रहा है, दुकान पर लोन हो रहा है। अब अगर दुकान पर लोन हो रहा है और लोन अगर नहीं चुकता करता, मान लेते हैं जो नियम कहता है, जो कानून कहता है कि अगर उस प्रॉपर्टी पर आप लोन लेते हैं तो वो तो आपको उसी प्रॉपर्टी पर कर्ज दे रही है कि कल को अगर आप जो है ये प्रॉपर्टी जो भी लोन है अगर आप चुकता नहीं करते हैं तो ये प्रॉपर्टी वो खरीदेंगे, ठीक है, या आप कह सकते हैं उस प्रॉपर्टी को नीलाम कर लेंगे, उस प्रॉपर्टी को अपने अंदर ले लेंगे। तो परेशानी तो तब उत्पन्न हो सकता है जब जिसको लोन दिया जा रहा है, उसी दुकान पर अगर लोन दिया जा रहा है और वो पैसा जो बैंक है उसको रिटर्न नहीं करे तो समस्या उत्पन्न होगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है, कि कोई भी इंसान है, मान लेते हैं वो अगर किसी प्रॉपर्टी पर लोन लेता है और उसका जो भी कॉस्ट है वो वापस नहीं करता है तो उसका प्रॉपर्टी नीलाम हो सकता है। तो आगे चलकर ये परेशानी समस्या उत्पन्न हो सकता है। अब है कि आगे चलकर दुकान में अगर किराया भी लगाएं तो देखें, किराया लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपकी प्रॉपर्टी पर लोन है लेकिन आप दुकान किसी और को दिए हुए हैं यूज करने के लिए, वो आपकी प्रॉपर्टी है, आपने उस पर कर्ज लिया है, लेकिन उससे आपको जो एक तरह से इनकम आ रहा है वो अभी वर्तमान में किराया आ रहा है, तो किराया लगाने में किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा। आप लगा सकते हैं, किराया वसूल सकते हैं, लेकिन जो समस्या उत्पन्न होगा, ये समस्या उत्पन्न ये होगा कि यहाँ पर आपको जो दिक्कत होगा वो ये कि लोन अगर नहीं देता है और लोन अगर वापस नहीं करता है तो वो जो प्रॉपर्टी है उसको एक तरह से नीलाम किया जा सकता है।
इसी प्रकार से आपका भी कोई भी समस्या है, आप कानून की 99 का कमेंट में जाएंगे, अपना समस्या लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कानून की 99 को अगर पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।